हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि आज हम डिस्कशन करेंगे द ग्रेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो किसी भी फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि रेन फॉरेस्ट आखिर क्यों कहा जाता है, फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी भी फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट का नाम देते हैं, तो यानी कि जब पूरे वर्ष में उस फॉरेस्ट में जब सबसे ज़्यादा या उस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये जो होता है वो 2000 होता है। ये एरिया के अकॉर्डिंग भी लिया जाता है, ये एरिया के अकॉर्डिंग भी लिया जाता है। तो आज हम द ग्रेट अमेज़न जंगल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कितनी वैरायटी मिलती हैं, कैसी-कैसी प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिलती है और उनका नंबर्स यहाँ पर क्या है, उनके नंबर यहाँ पर क्या हैं और उनकी यहाँ पर दिनचर्या क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर वो व्यवहार करते हैं, इस बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम कहते हैं द ग्रेट अमेज़न जंगल के बारे में, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। तो जब हम रेन फॉरेस्ट के बारे में कहते हैं तो ये लगभग 20% ऑक्सीजन यहाँ से ही हमको मिलता है। तो जब मैं एक बार वो ले लेता हूँ मार्कर, जिससे आपको समझ में आ जाए, व्हाइट कलर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। पूरे विश्व को यहाँ पर 20% यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि अमेज़न जंगल से कितने परसेंट ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? और इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो वो बात अलग है कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इस जंगल को नुकसान लोग पहुँचा रहे हैं और हमारे या आपके द्वारा यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा ही इस जंगल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और अगर हम इसकी एरिया की बात कर लेते हैं तो लगभग ये 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन जो आपका पृथ्वी का फेफड़ा, ये आपके जीके के भी यानी जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हो जाते हैं और 20% ऑक्सीजन यहाँ से ही हमको मिलता है। द ग्रेट अमेज़न जंगल यानी रेन फॉरेस्ट, जंगल ही नहीं सिर्फ कहें तो इसके बाद हम रेन फॉरेस्ट अगर ऐड कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए आगे और कंटिन्यू करते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये कहाँ फैला हुआ है और कितने एरिया में फैला हुआ है, तो लगभग 9 देश इसके कनेक्शन में आते हैं। लगभग 9 देश इसके कनेक्शन का मतलब बॉर्डर एरिया उनका पड़ जाता है। तो जब हम दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी ये देश होता, कोई एक देश होता, ये पूरा का पूरा एक जंगल, तो दुनिया का 9वें स्थान पर होता ये देश, कि 9वां स्थान होता, ये सबसे बड़ा देश होता पूरी दुनिया। तो ब्राज़ील तक ये फैला हुआ है और लगभग ब्राज़ील में इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया आ जाता है। तो अब किन-किन एरिया में ये फैला हुआ है, लगभग 60% जो है वो ब्राज़ील में फैला हुआ है और पेरू में लगभग इसका 13% है। पेरू में जो है वो उसका 13% है। कुल 9 देशों में ये फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल भी कर दिया है। यहाँ पर कुल ये 9 देशों में फैला हुआ है। पहला हो गया आपका ब्राज़ील, दूसरा हो गया आपका पेरू और तीसरा जो है वो आपका कोलंबिया हो गया, चौथा वेनेज़ुएला, फिर इक्वाडोर, 5वां और बोलिविया, छठा और 7वां गुयाना, फिर सूरीनाम 8वां और फ्रेंच गुयाना हो गया वो 9वां स्थान। ये इन देशों में फैला हुआ है, यानी इन देशों के क्षेत्र में ये लगभग बॉर्डर में आता है ये। अब जब हम बात करते हैं अमेज़न, अब जब इनके आस-पास के करीब के जो गाँव पड़ जाते हैं, उसके जंगल के करीब में, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है जब उसके गाँव का नामांकन किया जाता है, नहीं जब उसका नाम रखा जाता है, तो इसी के आधार पर ही रख दिया जाता है कि हाँ, ये अमेज़नस या कैसे भी नाम वहाँ पर रख दिए जाते हैं कि हाँ, जाना जाए कि ये लगभग उसी एरिया के आस-पास पाया जाता है। ठीक है? चलिए और भी वैराइटीज़ और जंगलों के बारे में और यहाँ के जीवों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक खूबसूरत पैरट आपको देखने को मिल रहा है पहली स्लाइड में, यहाँ पर जो आपका ये वाली स्लाइड है, इस वाली स्लाइड में आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये एव्स है, यानी कि ये पक्षियों के उसमें आता है, वर्ग में आता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन है? ये है स्कारलेट मकाऊ पैरट। इसका नाम है स्कारलेट मकाऊ पैरट। अब ये जो स्कारलेट मकाऊ पैरट है, ये वहाँ का, ये समझ लीजिए फेमस एनिमल है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ये आपको लखनऊ के ज़ू में और कई सारे ज़ू में भी ये देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है?
तो जब वहाँ पर जब ज़ू वगैरह में जाया करें तो वहाँ पर देखें, ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्ज़र्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ़ वहाँ पर देख कर के ही अरे ये खूबसूरत एनिमल लग रहा है, अरे ये ऐसा लग रहा है, अरे ये वैसा लग रहा है ना? एनिमल्स को देख कर के ही वो अट्रैक्ट ना हो, अट्रैक्ट हुए उसके बाद आपका सेकंड जो वर्क है उसके बारे में थोड़ा-सा जीके के बारे में वहाँ पर जो बातें लिखी होती है उसके बारे में भी वहाँ पर पढ़ लेना कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है, कहाँ से वो बिलॉन्ग करता है। यानी ये अंदर आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे जानना ज़रूरी है ना? थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारे पूछते हैं कि सर आप देख करके बता देते हैं कि ये एनिमल है, इसका ये नाम होगा, है ना? तो मैं मेरी कोई ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई जेनेटिकली थोड़ी ना इम्प्रिंटेड थी कि जेनेटिक्स थी और ये इम्प्रिंटेड थी और ये मुझे मिल गई और मुझे सब पता चल जाता है देख करके ही क्योंकि वो मेरे जीन में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हर चीज़ ऑब्ज़र्व करके, देख करके और उसका नॉलेज गेन करके ही उनको पाया जाता है। तो यहाँ पर लगभग 1294 पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं और 427 यहाँ पर स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। शायद आपको इसकी टेल भी दिख रही हो, यानी इसको आप कह दे सकते हैं फिफ्थ हैंड, इसको आप कह सकते हैं फिफ्थ हैंड। लेकिन किसमें फिफ्थ हैंड? यानी ये है आपका जो ये एक मैमल है और इसका नाम है हॉलर मंकी, है ना? यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि किस एनिमल का क्या नाम है, ठीक है? कुछ टाइम के लिए ऐसा नहीं होता, कुछ लोग बोलते नहीं हमेशा रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहेंगे आपको चीजें याद होती रहेंगी, है ना? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे एनिमल के नाम पता होने चाहिए, लेकिन बेसिकली आपको कुछ ऐसे एनिमल के नाम जरूर पता होने चाहिए जिनके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है? पैरट तो सभी जानते हैं, पैरट को सभी जानते हैं, लेकिन ये है जो ये है स्कारलेट मकाऊ पैरट, इसको मकाऊ तोता भी कहते हैं, मकाऊ तोता भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ लगभग 1294 पक्षियों की और 427 स्तनधारी प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप याद कर सकते हैं। ये मैं आपका स्पेशल लेक्चर में, यानी कि आपका ऐसा नहीं कि ये आपको पूछा नहीं जाता, जब आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो इकोलॉजी में वहां पर इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा की जाती है। और बायोलॉजी में 2017 और 18 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन वहां से मिलती है अमेजोन फॉरेस्ट से, तो 20% ऑक्सीजन, कभी कभी ये 21% भी कह देते हैं, ऐसा नहीं कि 21 नहीं कहते, 20 to 21, 20 to 21, है ना? 20 और 21 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसके बाद जब मैंने कहा कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किस वर्षावन को कहा जाता है, तो द ग्रेट अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, है ना, उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा, द लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है? तो इसके बाद आगे और भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसके बाद जब हम पहले इसके इस वाली फर्स्ट वाली स्लाइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक फ्रॉग, लेकिन आपने ये पहली बार देखा है, डेफिनेटली मैं श्योर होकर के बोल सकता हूँ कि आपने इसे पहली बार देखा होगा, लेकिन इसके बैक साइड का आप देख रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि बैक साइड का इसका कुछ देखा हुआ लग रहा है, बैक साइड का कुछ आपने देखा हुआ लग रहा है, ऐसा आपने जरूर, अगर आपको इसको बैक साइड का दिखाया जाए तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला जो सेम मैच कर रहा है वो इससे मैच कर रहा है कुछ, है ना? और अगर इससे नहीं मैच कर रहा है तो आपने जिस फ्रॉक को देख करके रखा उस एरिया को मैच कर लीजिए, वो लगभग ऐसा ही दिखता है, वो लगभग ऐसा ही दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन हालांकि ये और ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये एम्फीबियंस है और ये रेप्टाइल है, ठीक है? तो चलिए एम्फीबियंस नाम ले लिया एम्फीबियंस का, अगर तो एम्फीबियंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये यहाँ पर लगभग 428 प्रजातियां जो हैं वो एम्फीबियंस की हैं, लेकिन जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस कहा किसे जाता है? तो बच्चे कहते हैं कि जो जल में भी रह लें और थल में भी रह लें, यानी कि जो वाटर में भी सर्वाइव कर लें और अर्थ पर भी सर्वाइव कर ले, यानी कि जमीन पर भी रह ले, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। लेकिन थोड़ा सा एम्फीबियन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, यहाँ पर मैं बदलाव करूंगा उनकी डेफिनेशन में, तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि किसे एम्फीबियंस, आज आपकी ये कंफ्यूजन भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके साइड में जो आप देख रहे हैं एनाकोंडा, ये दोनों जगह रह लेगा, ये जमीन पर भी रह लेगा और पानी में भी रह लेगा, दोनों स्थान पर ये रह लेगा। लेकिन क्यों हम इसे एम्फीबियंस नहीं कहते, यानी इसे हम रेप्टाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेंगता है, ऐसा। लेकिन जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, यानी डक की अगर बात करें, डक भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर शो करती है, डक भी पानी में रह लेती है और बाहर भी रह लेती है, तो हम भी उसको भी एम्फीबियंस बोले, लेकिन वो तो बर्ड है, यानी एव्स है वो। एक रेप्टाइल बोल दिया और एक एव्स बोल दिया मैंने, है ना? तो चलिए
हम बता देते हैं, आपकी इस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर देते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को मैंने बता करके रखा, अगर उन्होंने नहीं ध्यान दिया तो एक बार फिर से सुन लें कि एम्फीबियंस किसे कहते हैं। देखिए, जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस उन्हें कहा जाता है कि जिन जो जल में भी रह लें और जो थल में भी रह लें, लेकिन जरूरी ये बात हो जाती है कि रिप्रोडक्शन पर्पस से उन्हें जल में आना ही पड़ेगा। रिप्रोडक्शन पर्पस से उन्हें जल में आना ही पड़ेगा। अच्छा, जल में क्यों आना पड़ेगा उसे भी अभी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि इनके जो अंडे होते हैं उनके, यानी स्पर्म और ओवम जो ये रिलीज करते हैं, वो बाहर जो शेल होती है इनकी, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। जिसके कारण अगर ये बाहर अंडे देते हैं, जमीन पर अंडे देते हैं, तो ये सनलाइट में ड्राई हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें जल में ही क्या करना पड़ता है, अपने स्पर्म और ओवम को रिलीज करना पड़ता है। स्पर्म को रिलीज करना पड़ता है और वो फीमेल जो होती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर उसके जो होते हैं ना वो बेबी वगैरह, ठीक है, जो टैडपोल जिन्हें कहते हैं। तो इसके बाद जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के फीचर को आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आप शायद एम्फीबियंस के बारे में आप समझ गए हो अच्छी तरह से कि एम्फीबियंस हम किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि डक जो होती है ना, डक भी दोनों जगह सर्वाइव कर सकती है, लेकिन डक के अंडे के जो चारों तरफ होते हैं ना वो हार्ड शेल होते हैं। तो वो अगर धूप में भी पड़े रहेंगे तभी भी उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं पड़े रह सकते। उन्हें भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो चेंज हो सके। इसलिए क्या करते हैं, डक वगैरह जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बॉडी की हीट दे करके, क्योंकि उन्हें पता है कितना अपने अंडों को उनको हीट देना है, जिससे वो क्या करते हैं, नई जनरेशन को लाते हैं, नए बेबीज को लाते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 428 जो हैं वो एम्फीबियंस है और 378 प्रजातियां जो पाई जाती हैं। 428 प्रजातियां हैं और ये 378 प्रजातियां हैं किसकी, आपकी सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए, शायद ये आपको स्पाइडर अच्छा लग रहा हो, शायद ये आपको स्पाइडर अच्छा लग रहा हो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, रेड। ये स्पाइडर आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस स्पाइडर की आपने काफी स्पाइडर के नाम सुना होगा, मैंने तो एक और सुना है, एस जगन्नाथी। जब एस जगन्नाथी की बात करते हैं तो जगन्नाथ एक भगवान जी माने जाते हैं। तो जो स्पाइडर की डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने, मतलब जो साइंटिस्ट थे वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे, उन्होंने एक नई स्पाइडर को देखा और उसका जब देखा तो उस सारी स्पाइडर से वो डिफरेंट लगी। तो उसके बाद जब उन्होंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद उन्होंने नाम रख दिया। जो उनका उसका मकड़ी का जो फेस दिख रहा था ना, वो जगन्नाथ भगवान जी जैसा दिख रहा था, इसलिए रिलीजियस पर्पज से उस बात को भी ध्यान में रखते हुए उसका नाम रख दिया एस जगन्नाथ है, जहां पर एस उसकी जीनस है और जो सॉरी हाँ जीनस है, एस जो है उसका जीनस है और जो स्पीसीज है वो जगन्नाथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका नाम है, अब इसको स्पाइडर, सिर्फ अगर स्पाइडर कह के मैं इस स्लाइड को नेक्स्ट कर दूं तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका ओरिजिनल नाम मैं बता देता हूँ कि उसे किस नाम से बुलाया जाता है। इसको कहते हैं मैगलोमॉर्फी, इसका नाम है मैगलोमॉर्फी इस स्पाइडर का। तो शायद आपको देख करके, आपको शायद इस टाइप का आपने कुछ और भी देख करके रखा होगा। अगर मैं इतने की बात करूँ, इस एरिया की सिर्फ इतने की बात करूं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ऐसे किसी अदर ऑर्थोपॉड को आपने अ, देखा है या नहीं देखा है, और अगर देखा है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, अगर देखा है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, वैसे ईचिंग कॉज कर देता है काफी ज्यादा अमाउंट में, बस इतना ही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका नाम है मैगलोमॉर्फी, इसका नाम है मैगलोमॉर्फी और ये है ऑर्थोपॉड, ये है ऑर्थोपॉड। हालांकि दोनों ही स्लाइड ऑर्थोपॉड की हैं, अगर इधर भी बात करूं तो ये भी एक ऑर्थोपॉड है। और जब हम ऑर्थोपॉड की बात करते हैं तो सारे के सारे एनिमल एक साइड और ऑर्थोपॉड एक साइड, सारे के सारे एनिमल एक साइड और ऑर्थोपॉड एक साइड, तभी भी हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तभी भी उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, इतने ज्यादा अमाउंट में ऑर्थोपॉड्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है जो, वो ऑर्थोपॉड्स का है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इस ऑर्थोपॉड की बात करते हैं तो इसको अगर मैं आंट बोलूं सिर्फ, ठीक है, तो क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी आंट होगी। तो इसको जब हम कहते हैं तो जब ऐसी कोई आंट आपको दिखे तो आप समझिए वो बुलेट आंट है।
बुलेट आंट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये काटने पर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है पेशेंट की, तो इसका स्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका स्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जब काटती तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, किसी भी एनिमल को भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसको बुलेट आंट का भी नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद तो यहाँ पर जब ऑर्थोपॉड की बात करते हैं तो उनकी भी प्रजातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग उनकी 25 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर उनकी लगभग 25 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं उन ऑर्थोपॉड्स की। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसे भी समुदाय रहते हैं जिन्हें हम आदिमानव कहते हैं, जिन्हें हम आदिमानव कहते हैं। अच्छा, आदिमानव के बारे में जो हम कहते हैं कि इनको हम गवर्नमेंट ने इनको वहां पर रहने के लिए क्यों परमिशन दे रखी है, जबकि ह्यूमन एक्टिविटी ऐसे फॉरेस्ट में हो नहीं सकती। तो हम कहते हैं ना, जब कोई भी समुदाय ऐसे एनवायरनमेंट में, इतने फ्रेश एनवायरनमेंट में रह रहा है और उसको जब हम बाहर लाते हैं, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह और इतने भी पैथोजेंस वगैरह काफ़ी अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, जिससे उन वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार ऐसा प्रयोग भी किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा कि हाँ, उन्हें लाया गया, लाने के बाद देखा गया कि 3 जो लाए गए थे उनकी तीनों की डेथ हो गई थी। तीनों की ही डेथ हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या कहा गया कि इन ऐसे समुदाय को, ऐसे आदिमानव जिन्हें कहते हैं हम, ऐसे समुदाय को वही जंगल में ही रहने दिया जाए, वहीं पर उनका बेस्ट जो है वो रहन-सहन वहीं पर ज़्यादा उनके लिए बेटर है। तो वहाँ रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट, अमेज़न जंगल में इतनी विविधता क्यों है? जब हम बात करते हैं इतनी डाइवर्सिटी, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो इतनी जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर किसी जगह की आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, और कई सारी नदियाँ इस अमेज़न यानी द ग्रेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट से निकलती है, और नहीं भी निकलती तो ये है वर्षावन, पानी की कोई कमी नहीं। और अगर पानी की कोई कमी नहीं तो वेजिटेशन की भी कोई कमी नहीं, और वेजिटेशन की कोई कमी नहीं तो वहां पर एनिमल्स की भी कोई कमी नहीं। तो चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, सब, हर एक एनिमल वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर फूड और वाटर दोनों की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि इतनी सारी जिनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पीछे अभी कुछ समय पहले, तो इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लेक्चर किसी के लिए भी, मैं ये कहूँगा, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, 2 एक क्वेश्चन तो इससे बन ही जाएंगे, ठीक है? तो चाहे जो भी उससे हो, यानी कि जीके अगर इसेंशियल है उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे ज़रूर जा सकते हैं। तो 15-20 मिनट 20 मिनट का समय निकाल करके इस लेक्चर को ज़रूर देखें। ऐसा ज़रूर जिसके पास भी शेयर करें उसको ये ज़रूर बोल दें। अब मैं वो आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से और एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा कि मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? स्कारलेट मकाऊ, ग्रीन ट्री फ्रॉग, मेगलोमॉर्फी, फिर हॉलर मंकी, फिर इसका ये जो नया है, इसका जो एन लिखे देता हूँ मैं, इसको, ये जो नया आपको दिख रहा है, इसको टैमरिन, एम्परर टैमरिन भी बोलते हैं इसको, एम्परर टैमरिन भी बोलते हैं। हॉटजिन, HOATZIN, HOATZIN। फिर इसको ब्लू पॉइजन फ्रॉग, इसको कहते हैं ब्लू पॉइजन फ्रॉग। फिर ये है स्लॉथ, ठीक है, ठीक है। इसको ब्राउन थ्रोटेड स्लॉथ भी कहते हैं, ब्राउन थ्रोटेड स्लॉथ भी कहते हैं। फिर ये तो आपके प्लांट हैं कि किस टाइप के प्लांट और कितना घना जंगल है, ठीक है। ये है जैगुआर, ये है आपका जैगुआर, ठीक है। यानी इतनी सारी विविधता वहां पर देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप की। ये तो आपने पहली बार देखा होगा, इसको भी आपने पहली बार शायद देखा होगा, इसको भी डेफिनेटली, इसको पहली बार आपने देखा होगा, इसको भी पहली बार आपने देखा होगा, शायद आपने इस पैरट को जरूर देखा होगा, ठीक है। तो इस पर, इन पैरट के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम रियो था। इसके भी 2 पार्ट आए थे, रियो 1, रियो 2, दो आए थे। आप चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, RIO, रियो, रियो। बहुत अच्छी मूवी थी रियो 1, पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 दोनों ही थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही थे, ठीक है। तो वैसे वो अमेज़न जंगल के बारे में ही बनी है, अमेज़न जंगल पे ही पूरी मूवी वो बनी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नॉलेज को जितना शेयर करेंगे मेरे लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा।
थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।